तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो 2024 जून के यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप विश्वास मानिए बदलाव कुछ भी नहीं हुए हैं। ये बस पता नहीं आपको कौन बता दे रहा है कि बदलाव हो गए बदलाव हो गए। कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप पहले पूरा बात मेरा समझिए, जो पीएचडी एडमिशन वाला है तब आपको समझ में आएगा। ओके। पहले अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना रहता था, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रहा हूँ, तो पीएचडी में आपको एडमिशन लेना रहता था तो आपके पास तीन उपाय थे। सबसे पहला आपके पास उपाय था कि आप नेट क्वालिफाइड हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करना पड़ता था। आपका पीएचडी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था। दूसरा आपका क्राइटेरिया है कि अगर आप नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, तब तो सोने पर सुहागा। तब तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल ही जाता था। अब मिल ही जाता था इसका ये मतलब नहीं कि आप जाइएगा और आपको एडमिशन दे देगा। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल फिर भी तैयार करके जाना पड़ेगा। और रिसर्च जो है प्रपोजल तैयार करके इम्प्रेस करना पड़ेगा, जो वहाँ पे बोर्ड बैठेगा, इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा कि नहीं आपकी रिसर्च में दम है, तब जाके वो आपको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया तो पीएचडी में एडमिशन आपकी गारंटी हो गई। तो पहला बात तो आप ये आपको समझना है। तो ये आज भी लागू हो रहा है। ओके। एक तीसरा तरीका भी था पीएचडी में एडमिशन लेने का। मान लीजिए किसी ने नेट भी नहीं क्वालिफाई किया, मान लीजिए किसी का जेआरएफ भी नहीं है, तब वो पीएचडी बेचारा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो बिल्कुल कर सकता था। कैसे कर सकता था? तो उसके लिए उसको इंडिविजुअली सभी कॉलेजेस का, सभी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। जेएनयू के लिए अलग पीएचडी एंट्रेंस जो है एग्जामिनेशन होता था, बीएचयू के लिए अलग होता था, डीयू के लिए अलग होता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए अलग अलग होता था। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना अलग पीएचडी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया करता था। तो बहुत सारे पीएचडी आपके एग्जामिनेशन हुआ करते थे एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में। बात समझ में आया? तो पहले जिसका नेट का में जो आपका क्वालिफाइड होता था उसका तो पीएचडी में एडमिशन हो जाता था, उसको टेस्ट नहीं देना पड़ता था। जेआरएफ वालों को भी टेस्ट नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो नेट जेआरएफ नहीं है फिर भी पीएचडी करना चाहता है तो उसको एक एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर करना पड़ता था। इतना क्लियर हुआ? अब आज के दिन भी जिसका नेट क्वालिफाइड होगा या जो जेआरएफ कर लेगा, ओके, तो उसको पीएचडी का वो एंट्रेंस टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिएगा हर एक यूनिवर्सिटी में सीट मैट्रिक्स, तो कुछ सीट जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए ही होते हैं पीएचडी में, कुछ नेट के लिए होते हैं, और कुछ सीट जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले सीट होते हैं। तो आज भी जो अगर जेआरएफ क्रैक करेगा तो उसको तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, तो वो तो जेआरएफ वाले कोटा में जाएगा। राइट। बहुत सारे, मान लीजिए 5 सीट है तो 15-20 लोग इंटरव्यू देने आएंगे, 15-20 में से 5 लोग को चुना जाएगा। उसी तरह से जो नेट वाला कोटा है वो तो नेट वाला कोटा में जाके जो है आपका सिलेक्ट होगा अपना रिसर्च प्रपोजल के दम पर। राइट। उसको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले देने का जरूरत नहीं पड़ता था। ये तीसरा वाला जो कुछ सीट बच जाता था, इसी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का जरूरत पड़ता था। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि बहुत सारा पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ रहा था। अगर आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप जेएनयू में अपना रिसर्च प्रपोजल दीजिएगा, और आप इस जाके कोटा में एडमिशन ले रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला में, तो जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो ही जाए। तो आप बीएचयू का भी साथ में एंट्रेंस देते थे, आप जेएनयू का भी देते थे, डीयू का भी देते थे। आप अपने लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपके स्टेट में पढ़ते हैं, आप उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते थे। तो ये आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था। पहले तो हमेशा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका अलग से पैसा लगेगा। बार बार ट्रैवल करके जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई होइएगा, तब जाकर आप रिसर्च प्रपोजल को लेकर इंटरव्यू में जाइएगा। इतना बड़ा प्रोसेस हुआ करता था। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, कह दिया गया है कि भैया अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, आज भी आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो, जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन ठीक ठाक नंबर अगर लेकर आए हो, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। मतलब नेट के एग्जामिनेशन में क्या कर दिया गया है अब से, कि एक तीसरा कैटेगरी बना दिया गया है। जो सबसे ज्यादा नंबर आएगा उसका तो वो तो जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। जेआरएफ का मतलब वो नेट प्लस जेआरएफ हो जाएगा। राइट। नेट तो हो ही जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर लाया है तो। दूसरे में थोड़ा कम नंबर जो लाता है, आपको पता ही होगा, उसको सिर्फ नेट मिलता है, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली लिखा हुआ रहता है। अब तीसरा ऐसा कैटेगरी बन जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशंस ओनली। तो ये जो बंदा के रिजल्ट में लिख दिया गया कि क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशंस ओनली, ये बंदा अब जाके
ये जो एंट्रेंस वाला सीट रहता है ना, जो कि बिना नेट जेर और जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में, उसमें जाके इंटरव्यू में अपीयर कर सकता है, ये काम किया गया है। तो इंटीग्रेट कर दिया गया है इतने सारे एग्जामिनेशन को एक साथ। बात समझ में आया? तो इसमें ये क्या हुआ कि नेट के बाद अब फिर से नेट देना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या, लाइक अलग अलग आप लोग दिमाग लगा रहे हैं। आपको अगर ऐसे सीट्स में एडमिशन लेना है पीएचडी में जो कि एंट्रेंस के थ्रू होता था, जिसका ना नेट है ना जेआरएफ है, आज भी अगर जो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होगा, तो जो सबसे कम नंबर लाएगा वही सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होगा। जो जेआरएफ जो रहेगा, उसको क्या जरूरत है एंट्रेंस वाला सीट में जाने का? उसके लिए तो अलग से आपका जेआरएफ कोटा का सीट होता है पीएचडी एडमिशन में। जो नेट क्वालिफाइड रहेगा उसके लिए अलग से नेट कोटा का सीट होता है, उसको भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड होगा वो तो ऑटोमेटिकली पीएचडी एडमिशन के लिए तो क्वालिफाइड हो ही जाता है। और नेट जो क्वालिफाइड होता है वो भी तो ऑटोमेटिकली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हो ही जाता है। वो भी तो इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर करता है, उसको भी तो नहीं कोई एंट्रेंस देना पड़ता कॉलेज लेवल पर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो एंट्रेंस वाला सीट होता है, जो कुछ सीट होते हैं, तो उसमें आपको इंटरव्यू देने के लिए पीएचडी में एडमिशन जो है लेने के लिए 50 एग्जाम देने पड़ते थे। यू हैड टू अपीयर फॉर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन, यू हैड टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन of different university, whether that is the state university or central university. So that has been simplified. You don't have to appear for the too many tests. If you are just going and qualifying the UGC नेट एग्जामिनेशन, that means अगर आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एंट्रेंस वाले में एडमिशन हो जाएगा। आप अपीयर कर सकते हैं इंटरव्यू में। अब बाद में आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो तो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, आपका रिसर्च थीसिस में कितना दम है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये चीज समझ में आया? तो यही तो बदलाव है। अब यहां पर देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जा रहा है बार बार, और ये हमेशा डाउट आ रहा है कि क्या अब नेट का वैलिडिटी 1 साल कर दिया? अरे क्या बकवास बात है। नेट का वैलिडिटी पहले भी लाइफ टाइम था, आज भी नेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम ही है। जेआरएफ का वैलिडिटी 3 साल तक पहले होता था कि आप जिस साल जेआरएफ क्वालिफाई किए, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट आया, जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता है, मैंने आपको कई लेक्चर्स में अपने सर्टिफिकेट दिखाए हैं। तो जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट में डेट दिया रहता है, उसके 3 साल के अंदर अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तब जाकर आपको स्टाइपेंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जेआरएफ का भी वैलिडिटी 3 साल ही है। अब ये जो पीएचडी में अगर आप एडमिशन लीजिएगा ना, ये एंट्रेंस, जो एंट्रेंस के थ्रू जो सीट जाएगा, राइट? तो आप अच्छा लॉजिकली एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगा के, कि मान लीजिए कि ये वाला सिस्टम नहीं आया रहता, आप ना नेट क्वालिफाइड है ना जेआरएफ क्वालिफाइड है, और आपको मन कर रहा है कि नहीं हम जेएनयू से पीएचडी करेंगे। और मान लीजिए कि आपने जेएनयू का पीएचडी एग्जामिनेशन दिया 2023 में, और आपने 2023 में जेएनयू के पीएचडी एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। 2023 में आपने क्रैक कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि हम 2023 में तो एग्जामिनेशन क्रैक कर लिए जेएनयू का, लेकिन हम एडमिशन ऐसा करते हैं कि 2024 में लेते हैं, तो आपको आने देगा इंटरव्यू में? आप जिस साल एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा पीएचडी एंट्रेंस का, उसी साल ना आपको जेएनयू बुलाता, या बीएचयू में आप जिस साल करते उसी साल ना बुलाता जी। तो वही बात यहाँ पे चल रहा है। जिस साल आप ये पीएचडी के लिए सिर्फ क्वालिफाई होइएगा, उस साल सिर्फ आपको लाइक उसी साल बुलाया जाएगा। तो ये जो पीएचडी एडमिशन का जो आपका, जो सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में जो पहले एडमिशन होता था एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, राइट, ये आपका जो है ना, इसमें बस 1 साल का वैलिडिटी है। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कोई 2021 में नेट क्वालिफाइड अगर है, कोई क्वालिफाइड, उसको मन कर रहा है कि हमको 2025 में अगर अगर एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो वो जो नेट वाला सीट रहता है उसमें तो ले ही सकता है एडमिशन। लेकिन ना वो नेट है ना जेआरएफ है, राइट? तब अगर उसको 2025 में ही एडमिशन लेना है पीएचडी में, तब कम से कम उसको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा कि कम से कम पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। आप ऐसा समझिए कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम नंबर चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर पर जेआरएफ मिलेगा, और जेआरएफ मिल गया तो आपको फिर पीएचडी एडमिशन के बारे में सोचना है जी, आपको एंट्रेंस देना पड़ता था अजय, मतलब एकदम गजब हाल है। नेट क्रैक हो गया तो आपको पीएचडी एडमिशन के लिए सोचना पड़ता था जी, अभी भी नहीं सोचना है। और पीएचडी ही एडमिशन के लिए ही सिर्फ आप जो है क्वालिफाई कर पाए, आप सबसे कम नंबर लाए, राइट? तब आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड है, उससे भी कम लाए तो कुछ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये कुल मिला के बात है।
और पता नहीं ये कौन पीएचडी एडमिशन का जो है बखेड़ा खड़ा किया, मेरा माथा खराब हो रहा है ये सुन के। अरे भाई, तुम पीएचडी एडमिशन पर सोच काहे रहे हो? तुमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हारा नेट हो जाएगा? अगर तुमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा नेट भी नहीं होगा, कि आप ऐसा सोच के पहले से चल रहे हैं कि मेरा तो सबसे कम नंबर आने वाला है, मेरा इतना ही कम नंबर आएगा कि सिर्फ हम पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होंगे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लिए तो जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जेआरएफ के लिए भी तो कर सकते हैं, ये आपको सोच नहीं आ रहा है। और जब आप जेआरएफ और नेट के लिए हो गए, तो जैसे पहले सिस्टम चलता था चलता था। जो जेआरएफ के कोटा का सीट है उसमें अभी भी जेआरएफ वाला का एडमिशन जो है होगा, नेट वाला का भी उसी तरह से एडमिशन होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुल मिला के बात है। तो ऐसे सिस्टम काम कर रहा है, ओके। आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, सब कॉलेजेस में नेट के स्टूडेंट्स के लिए सीट नहीं होता, कुछ कुछ में नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, दोनों के लिए होता है, राइट। और कुछ कुछ में सिर्फ जेआरएफ के लिए होता है, तो यूनिवर्सिटी पर ये डिपेंड कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक और एडवाइजरी जारी किया गया, एक और एडवाइजरी ये जारी किया गया कि नेट का, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगा के समझिएगा तो समझ में आएगा, ओके। उससे भी पहले हम एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देते हैं कि पीएचडी करने का आपको रति भर लाभ नहीं मिलने वाला है, अगर अगर रिसर्च में नहीं जाना चाहते, एकेडमिया में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पीएचडी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें से हटा दिया गया है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आदमी पीएचडी करने के लिए जाता क्यों है। पीएचडी करने का मुझे एक ही मकसद समझ में आता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो आपको सरकार के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। और जब सरकारी पैसा मिलेगा मुफ्त, जब मुफ्त का, राइट, तो इंसान पीएचडी कर ले मजाक मजाक में, राइट, पीएचडी कर ले, उधर पीएचडी का डिग्री हो जाएगा, थोड़ा नाम वाम के पीछे डॉक्टर वॉक्टर लग जाएगा, और अपना पैसा का पैसा मिल जाएगा। मुझे ये सबसे खराब डिसीजन लगता है कि कोई नेट क्वालिफाई करके, या कोई सिर्फ पीएचडी में ही एडमिशन ले रहा है, एंट्रेंस एग्जाम देके पीएचडी में पहले जो एडमिशन लेता था, क्या तुक बनता है भाई? तुम पीएचडी कर लेगा, तुम नेट नहीं क्वालिफाई कर लोगे तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तुम नहीं बन सकते। यू हैव टू डू दिस, आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट करना ही पड़ेगा कम से कम। और आप पीएचडी करके कौन सा तोप मार लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। और आप भी जानते हैं कि आप कितना रिसर्च करने में, आप लाइक हर्षित हैं, आप कितना जो है रिसर्च करने में आगे जाना चाहते हैं, कि आप पीएचडी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करना है किसी सब्जेक्ट में, या फिर पीएचडी करने का मकसद है कि कहीं पीएचडी कर लेते तो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते, कुछ ज़्यादा पैसा मिलता। तो आपका नियत पीएचडी करने का इसलिए थोड़ी है कि आप सच में अपने सब्जेक्ट में कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं। आप नियत अपना समझ रहे हैं ना कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ यू, 99% लोग, कि आपको नौकरी मिले, तो आपको पीएचडी करने से नौकरी लगेगा? मजाक चल रहा है, हाँ। वही बात है। तो सबसे पहली बात, ये पीएचडी एडमिशन वाला ये बखेड़ा खड़ा ही क्यों हो रहा है? पीएचडी में एडमिशन ही क्यों लेना है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या सच में आपको रिसर्च करना है? अरे आपको तो सरकारी टीचर अभी बना दिया जाए तो अब तुरंत नौकरी में चले जाइएगा। आपको नौकरी चाहिए ना जी, तो आपको पीएचडी करने से नौकरी मिलेगा? अजीब हाल है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनके, अगर आप सीट मैट्रिक्स को देखिएगा, तो जेआरएफ के लिए अलग से सीटें हैं और बाकी यहाँ पे कॉमन पीएचडी एडमिशन के लिए सीटें थी। तो जो पीएचडी एडमिशन के लिए जो कॉमन सीट थी, मतलब नेट के लिए ये लोग अलग से सीट नहीं प्रोवाइड करता था पीएचडी के लिए, राइट, कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी था। तो वहां पे क्या करता था कि जो नेट क्वालिफाइड थे ना, उनको इंटरव्यू में बुला लेता था डायरेक्ट, राइट। और बाकी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लेता था, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे वही बोला गया कि ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सिर्फ जेआरएफ के लिए अलग से कोटा सीट रहता था और नेट के लिए कुछ नहीं रहता था, तो वहाँ 2024 में जब एडमिशन होगा, तो जो 2023 तक का जो आपका नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। 2024 के एडमिशन में नेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जहां सिर्फ दो ही बाइफर्केशन था, जहां या तो सिर्फ जेआरएफ वालों को एडमिशन मिलता था, या तो फिर एक कॉमन सीट कर दिया जाता था। तो वहां पे अगले साल से, अगर 2025 से अगर कोई ऐसा मान लीजिए यूनिवर्सिटी है जहां पे सिर्फ जेआरएफ को इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाता है, वॉक इन इंटरव्यू है, और जहां पे एक कॉमन पीएचडी के लिए कुछ सीट है, राइट। अब वहां पे ये नहीं लिखा गया कि नेट वाला इतना रहेगा या पीएचडी एंट्रेंस इतना आएगा, तो ऐसे में आप नेट के सर्टिफिकेट से एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये कुल मिला के बात है। तब आपको वापस से नेट देना पड़ेगा, और नेट देना पड़ेगा
तो आपको सबसे कम नंबर लाना पड़ेगा, वो भी नेट के एग्जामिनेशन में, ताकि आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाइड हो जाओ। और अब दोबारा नेट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मुझे तो ये सिस्टम ही खराब लग रहा है। मुझे ये सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र में आ रही है कि मान लीजिए कि कोई बंदा नेट निकालता है, तो बंदा ठीक ठाक होगा पढ़ने वढ़ने में। तो मान लीजिए कि अगर उसको एकदम अंदर से मन है कि नहीं हम तो जेएनयू से ही पीएचडी करेंगे, तो उसका तो जेआरएफ हुआ नहीं, तो उसको तो जेआरएफ वाला वॉक इन इंटरव्यू मिलेगा नहीं। और मान लीजिए उसका गलती से उस साल पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो नेट क्वालिफाई किया, तो ऑब्वियसली पीएचडी ओनली के लिए तो क्वालिफाइड है ही, तीनों के लिए क्वालिफाइड हो, जो सॉरी दोनों के लिए क्वालिफाइड हो गया। क्योंकि आप नेट क्वालिफाई किए तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए तो क्वालिफाई हो ही गए, क्योंकि आप उससे ज्यादा ही स्कोर किए हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बंदा का मान लीजिए पीएचडी वाले में एडमिशन नहीं हुआ इस बार, तो ये फिर जाके देगा, अगले साल फिर से नेट देगा। और फिर से नेट देगा तो क्या गारंटी है कि ये सबसे कम नंबर लाए, जिससे सिर्फ इसको पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाइड हो सकता है कि उससे ज्यादा नंबर लेकर आ जाए। तो ये नेट प्लस फिर से पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा, और फिर से नेट प्लस पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये तो नेट वाला सीटवा खा गया जो किसी और को मिलता अगले साल। बात समझ पा रहे हैं? तो यही कुल मिला के बात है इसमें। तो ये पीएचडी वाला अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो पीएचडी को लेकर आप लोग बार बार टेंशन में है, पीएचडी करना ही क्यों है, हमको यही नहीं समझ में आता है। हमको आज तक सच में नहीं समझ में आया कि पीएचडी क्यों करना है। ओके, हम सच में बता रहे हैं आपको। तो यही कुल मिला के बात है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हम यहाँ, आई होप हम समझाने में आपको कामयाब हुए। हम जो कहना चाहते हैं आप लॉजिक समझ पा रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एकदम एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट का और जेआरएफ का हो रहा है 2024 में, एकदम सेम है जो दिसंबर 2023 में होता था। आप जेआरएफ क्वालिफाइड करोगे तो आपको 3 साल के लिए जेआरएफ का सर्टिफिकेट क्वाली जो है वैलिड रहेगा। नेट अगर क्वालिफाई करोगे तो नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम ही इसकी वैलिडिटी है, ना कि सिर्फ 1 साल। बात समझ में आया? और यहाँ पे जो आप अलग अलग, ना आप नेट थे ना आप जेआरएफ थे, और आप अलग अलग दौड़ के एडमिशन लेना चाहते थे पीएचडी में, पता नहीं बिना नेट जेआरएफ किए पीएचडी में एडमिशन लेकर क्या ही कर लेंगे। हाँ, इसलिए लेते होंगे कि अभी पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, मेरा 1 साल बच जाएगा, बाद में अगर जेआरएफ क्रैक करेंगे तो जेआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पर्पस रहता है, वो हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये कुल मिला के माइंडसेट रहता है लोगों का। तो यही कुल मिला के है। तो पीएचडी के लिए जो आप अलग अलग भाग दौड़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते थे, यूजीसी ने कहा कि देखो सुनो, 50 एग्जाम मत दो ऐसे दौड़ दौड़ के। अगर तुम बिल्कुल कमजोर हो जी, कि तुमसे नेट भी नहीं निकल पाएगा, तुमसे जेआरएफ भी नहीं निकल पाएगा, तुम इतने इस लायक भी नहीं हो, तो तुम अलग अलग एडमिशन के लिए एग्जाम मत दो, एंट्रेंस मत दो पीएचडी एडमिशन के लिए। तुम अगर सबसे कम नंबर लाओगे ना, तो इसी को हम मान लेंगे कि तुम पीएचडी एंट्रेंस में क्वालिफाइड हो गया। ऐसा करके बोला गया कुल मिला के। ओके, तो ये तीसरा चीज ऐड कर दिया गया, जिससे 50 एग्जाम देने से लोग बचें। और क्या देते थे, क्यों देते थे पीएचडी का, वो भगवान जाने। आप लोग को अगर समझ में आए तो हमको बता दीजिएगा। ओके, अब अपने एक्सपीरियंस से तो हमको नहीं समझ में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यही कुल मिला के बात है। अच्छा, एक और चेंज किया गया है कि ओएमआर से इस बार एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मतलब इस बार जो है पेपर पेन एग्जामिनेशन होगा। जैसे आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, जेपीएससी का, बीपीएससी का, पहले देते थे ना, 4 आपका सर्कल्स आता था, करेक्ट वाला आपको चूज करना है। तो इससे क्या बदलाव आएगा? इससे आप जो प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आप कंप्यूटर में करेक्ट आंसर कर सकते हैं, तो इसमें भी आप करेक्ट आंसर को फिल कर ही सकते हैं। तो इसके लिए क्यों पैनिक करते हैं? पता है, एक बात बताएं आपको हम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो पढ़ता नहीं है ना, उसके लिए सब एस्केप टेक्निक है। वो लोग बस बहाना ढूंढते रहता है। वो लोग, कोई चेंज आएगा ना, तो वो लोग तो पढ़ा नहीं है, वो लोग को पहले से पता है कि मेरा ना नेट होने वाला है ना जेआरएफ होने वाला है, पर उसको तो देना है। और वो कहीं कोचिंग में एडमिशन ले लिया है और पढ़ रहा है 6 महीना से। उसका मम्मी पापा भी पैसा दे के रखा है, 10,000 रुपया फी दिया है, 8,000 फी दिया है, और तैयारी कर रहा है 6 महीना से। तो उसके मम्मी पापा को तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार मेरा बेटा जो है नेट क्रैक करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो पढ़े भी नहीं किया 6 महीनों, तो रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पर आके। तो उसको तो पता है कि मेरा नहीं होने वाला, ना नेट होगा ना जेआरएफ होगा, पढ़े भी नहीं किए हैं हम। तब वो एस्केप टेक्निक ढूंढेगा, एस्केप टेक्निक ढूंढेगा कि क्या बहाना बनाए इस बार। तो एकदम वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा कि अरे इस बार तो पीएचडी एडमिशन वाला है, एक उसमें झोल कर दिया, उसमें तो अरे ये एक कुछ ऐड कर दिया नया, अब तो मेरा नहीं हो पाएगा। भाई तुम्हारा पहले भी नहीं होता। अभी अभी का तुम क्या बात कर रहे हो? तुम पढ़ भी नहीं किया तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा नेट? जा रहे मजाक चल रहा है?
नेट जेआरएफ 6 महीना 7 महीने का प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी है कि कोई उठेगा मुंह उठा के जाके नेट का पेपर दे के आ जाएगा तो हो जाएगा, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट इन 10 days एंड 1 month, ऐसे चलता है। अगर आपको पहले से कोई प्रीरिक्विजिट नॉलेज नहीं है तो ये सब एस्केप टेक्निक है। फिर वो पैनिक करेगा कि अब तो ओएमआर वाला आ गया, अब कैसे होगा। अरे भाई, जो पढ़ा है वो जो है वो कंप्यूटर में भी करेक्ट आंसर करके आएगा, ये जो शीट आएगा उसमें भी करेक्ट आंसर करके आएगा। और जो पढ़ के जा रहा है उसके लिए पीएचडी ओनली का ऑप्शन ही नहीं है। उसको पता है हम पढ़े हैं, हम नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो पीएचडी ओनली तो इसी में इंक्लूडेड है। ये तो उसका छोटा भाई है पीएचडी ओनली, तो उसको ऐसे भी टेंशन नहीं है। तो ये पीएचडी ओनली कुछ है ही नहीं। तो इसमें पता नहीं क्या इंसान इतना जो है बखेड़ा खड़ा करके रखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे जो ब्रोशर मिलता है उसको पढ़ा कीजिए, किसी और पर मत बिलीव किया कीजिए, और मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलने दीजिए। बहुत लोगों का तो ये पर्पस होगा कि अगर हम बता देंगे कि नेट तुम पहले किया था, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, तो फिर से उसका कोर्स बिक जाएगा। बहुत लोग तो इसलिए आपको पैनिक करा रहा होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात है, डिटेल्स दिया हुआ है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको इतना फॉर्म भरने में लगेगा 1150 रुपया। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है आपके नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको 600 लगेगा। और जो एसटी एससी हैं और जो थर्ड जेंडर वाले हैं उनको 325 रुपया लगेगा। यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका कब से कब तक फॉर्म भराएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। पर कब से कब तक भराएगा जी, कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, अब यहाँ पे डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन है 16 जून, तो 16 जून को अब सब पेपर का एग्जामिनेशन तो नहीं ही ले लेगा, कुछ ही कुछ पेपर का लेगा। तो इसके लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि यूपीएससी के साथ जो है ये आपका कॉन्साइड कर जाएगा। अब यहाँ पे 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो है आपका चलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस, आप इसको कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे कुल मिलाकर अगर आप आगे पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म अगर आप भरिएगा तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर, तो उसमें जेआरएफ भी कर दीजिएगा अप्लाई, नेट भी कर लीजिएगा और पीएचडी ओनली भी कर दीजिएगा। ओके, ये कुल मिला के बात है, राइट? बात समझ में आया? इतना कर देना है आपको फॉर्म भरते समय। और यहाँ पे ओएमआर सीट से एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पे यही कुल मिला के चीज़ है। अगर आप बहुत बढ़िया नंबर आते हैं तो आप कैटेगरी 1 में हैं, एलिट कैटेगरी में हैं। ओके, आप जेआरएफ के लिए भी यस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड हो गए, पीएचडी एडमिशन के लिए भी हो गए, राइट? अगर आप कैटेगरी 2 में हैं तो आपको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन मिलेगा। ओके, तो जो नेट कर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर जा रहा है, तो उसमें पैनिक क्या करना है? बात समझ में आ रहा है? और अगर आप नेट के लायक भी नहीं है, जेआरएफ के लायक भी नहीं है, तो आप पीएचडी एडमिशन के लायक हैं, अगर आप थोड़ा कम नंबर लाइएगा। और इसको करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, हमको आज तक नहीं समझ में आया। जो अलग अलग दौड़ दौड़ के जो एग्जाम देता था पीएचडी का, क्यों देता था वही लोग जाने। यही चीज लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मालिक, अगर आप इस लाइन को पढ़िएगा, देखिए ये वाला, कि फॉर पीएचडी, फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो मार्क्स लाया गया है कैंडिडेट के द्वारा पीएचडी एडमिशन के लिए, वो सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड होगा। तो आपको बताया ना, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी होता था जो कि एक जेआरएफ का सीट रखता था, तो जेआरएफ वाला को तो फिर सोचना ही नहीं है, वो तो 3 साल तक कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। और सही मायनों में जेआरएफ वालों को ही पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए। हाँ, कम से कम नेट वालों को भी लेना चाहिए, बट जेआरएफ वाले को लेना चाहिए आमतौर पर। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो नेट के लिए अलग से सीट रखते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन सीट्स रखते हैं जिसका किसी में नहीं हुआ है, उसको एडमिशन देते हैं। तो जेआरएफ वाला को तो टेंशन ही नहीं, उसको तो ऐसी पीएचडी में हो जाने वाला है। नेट वाला जहाँ नेट का अलग से सीट है वहाँ हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो जगहें हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहाँ पे नेट और लाइक जनरल सीट में आपका कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया, वो एक कॉमन सीट कर दिया कि अच्छा इतने में हम लोग पीएचडी में एडमिशन लेंगे। अब उसके लिए जो पीएचडी एंट्रेंस देना पड़ता था, तो उसके लिए 1 ही साल के लिए वैलिड है। लॉजिकल पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 2023 में जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो आपको 2024 में कहाँ एडमिशन देगा? आपको फिर देना पड़ता 2024 में जेएनयू का पीएचडी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप 2000 मान लीजिए 24 में निकालते हैं, अगर 25 में निकालते हैं ये नेट, ओके, और पीएचडी एडमिशन ओनली, तो आपको 2025 में ना जेएनयू एडमिशन देगा। फिर तो जेएनयू 2026 में आप फिर से टेस्ट करा तो उसको निकालना पड़ता है 26 में एडमिशन के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि 25 वाले एग्जाम से आपको मिल जाए? सिंपल सा बात है। और ये पीएचडी वाला एडमिशन का जो पचड़ा है, इसको छोड़िए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ओके,
क्योंकि आप नेट क्रैक कर लेते हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हो ही जाते हैं। और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट का मार्क्स सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। आमतौर पर नेट के सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है, ध्यान में रखिएगा, 1 साल के लिए नहीं नेट वैलिड है। पता नहीं ये कौन कौन ऐसे बता दे रहा है। ये हम अपने ग्रुप में मैसेज वैसेज देखे थे, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। ओके। इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप देखिएगा तो जो है ओएमआर सीट से हो रहा है। अभी तक कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं लाया है, बट आप जो है विश्वास मानिए, पेपर टफ हो रहा है। आगे नेगेटिव मार्क्स भी आपको देखने को मिलेगा। ओके। और आपको पता ही है कि आप जेआरएफ के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 30 साल तक के हों। 30 साल के अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको रिलैक्सेशन मिला है, अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो 5 साल तक का आपको रिलैक्सेशन रहता है ST SC और OBC NCL के लिए। तो वो 35 साल तक अप्लाई कर सकता है। एक अनरिजर्व्ड और EWS वाला 30 साल की उम्र का है अगर, तो वो नहीं कर सकता, राइट। अप्लाई ध्यान में रखिएगा। ओके। तो यही कुल मिला के बाद दिया गया है। तो 30 साल तक ही आप जेआरएफ के लिए आमतौर पर अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट। तो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और OMR सीट से पेपर इस बार होने वाला है, ये लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ इसमें ऐसा कुछ कि आप पैनिक करें। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहले आपका नेट का रिजल्ट होता था, ये मेरा रिजल्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर लिख देगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD, राइट। ये 3 चीज लिख देगा, बात खत्म हो गया। और जब हम जेआरएफ क्वालिफाई कर गए तो हमको PhD से, बात समझ रहे हैं ना, हमको क्या मतलब है उससे। हमको तो फिर एंट्रेंस टेस्ट ऐसे भी नहीं देना है, हम तो 3 साल तक ऐसे जाके एडमिशन ले सकते हैं। बात समझ में आया। और नेट क्वालिफाइड कर गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम तक वैलिडिटी है उसका, एलिजिबल हम हो गए, राइट। अब PhD एडमिशन के लिए उसी साल तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका जो कॉमन सीट है उसमें हम जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट ईयर अगर एडमिशन लेना है, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि नेट करके PhD आपको करना है, कर सकते हैं नेट करके तो PhD कर सकते हैं, राइट। लेकिन ओनली PhD अगर आप करें और गलती से आपका अगर अगर खुदा ना खास्ता नेट और जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ अगर फ्यूचर में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम नेट नहीं क्रैक हुआ तो जेआरएफ तो सब का बस का बात है नहीं। क्योंकि टोटल 49,000 के आसपास में लोग बैठा था, जेआरएफ का रिजर्व सीट था 190। तो आप समझ सकते हैं। आई एम सो सॉरी, पिछला साल हम एक किसी का सीट खा गए, इस बार किसी का नहीं खाएंगे, मत चिंता कीजिए। ओके। हम बस पैटर्न देखने के लिए बैठे थे, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। और पॉलिटिकल जो है साइंस का सीट खाए हैं, जो अलग डिपार्टमेंट का होगा वो लोग मत टेंशन लीजिएगा। ओके। तो यही कुल मिला के बात है। अगर आप UGC नेट जेआरएफ कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हमारे बैचेस हैं CVT PG पॉलिटिकल साइंस, और लाइक आपका जो पॉलिटिकल साइंस का बैचेस है हमारा UGC नेट के लिए भी बेस्ट बैचेस है। आपको बहुत सस्ते दाम में बहुत अच्छा क्वालिटी एडुकेशन मिलेगा। आपको पढ़ो तो ऐसे टाइप कर लेना है अपने वेब ब्राउज़र पर। आप पढ़ो तो ऐसे के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है, और वहां से आप हमको व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, आप डिटेल्स में जा सकते हैं। CUET PG में एडमिशन लेना है 2025 बैच में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, लाइक कोर्स का, पेपर 2 के कोर्स का डेमोज, ये सब आप देखकर उसके बाद मुझे टेक्स्ट करके अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो एडमिशन ले सकते हैं। ओके। तो यही कुल मिला के बात है, कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है। एट द एंड यही बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। कोई एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव बदलाव नहीं हुआ है, पढ़ाई कीजिएगा तो आपका नेट निकल जाएगा, तो PhD एडमिशन उसी में इंक्लूडेड है ही। और बेटर पढ़िएगा तो जेआरएफ निकल जाएगा, सोने पर सुहागा है, राइट। बात समझ पा रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात है। और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप खूब टेंशन लेने का बात है, खूब टेंशन लीजिए कि अरे बाप रे, इस बार तो OMR से हो गया, इस बार कैसे क्रैक करेंगे। हम तो कंप्यूटर हैक भी कर लेते थे पहले, तो हम तो कंप्यूटर हैक करके भी क्रैक कर लेते। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। और नहीं पढ़ाई किए हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं 1 महीना में आप जनरल कैंडिडेट हैं और जेआरएफ ही निकलेगा, अभी भी अगर आप इतने लाइक मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और आपको ये सब चेंजेस नजर आ रहा है, तब तो फिर आपको बहुत टेंशन लेने का बात है। आप सोच रहे हैं जेआरएफ के लिए, और आप सोच रहे हैं कि ओनली PhD वाला हम कैसे क्रैक करें, या क्या ये रूल आ गया। तो बहुत ठीक बात है, फिर खूब टेंशन लीजिए। तो जो नहीं पढ़ाई किया है वो तो खूब टेंशन लेता ही है, एस्केप स्ट्रैटेजी होता है उसके लिए। कुछ तो बहाना मिले ना, मम्मी पापा को क्या जवाब दीजिएगा। बोलिएगा ना, अरे इस बार तो कंप्यूटर वाला हटा दिया,
पिछला साल तक तो कंप्यूटर वाला था। हम तो हैकर हैं, बचपन से हम हैकिंग करते थे, तो हम तो करेक्ट आंसर जान जाते थे कंप्यूटर में, अभी कैसे जान पाएंगे? हाँ, तो ये तो आप सोचिएगा ही, है ना। तो यही कुल मिला के यही सब बात होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। और ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा तो इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे भी हम लोग अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन का प्रिपरेशन 1 महीने में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बशर्ते आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा थोड़ा ठीक होना चाहिए। ओके, तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं। और पेपर टू के लिए, अब पेपर टू के लिए जो कुछ नहीं पढ़ा वो दिसंबर के लिए बैच आके ले सकता है। अब ये होप के साथ आकर मैथ बैच लीजिएगा अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं। हाँ, अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तो हाई चांस है कि आपका नेट हो जाए, 1 डेढ़ महीने में कट ऑफ कम जाता है। लेकिन आप जनरल और EWS और OBC कैटेगरी के हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम पढ़ाई तो एक ही महीना करेंगे और JRF क्रैक करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द रियलिटी। तो वो जो 1 महीना में नेट निकालिए, JRF निकालिए, वो हम उस मोटिवेशन में नहीं बिलीव करते, और हमको मोटिवेशन बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में, क्योंकि मोटिवेशन से नहीं, एग्जाम मेहनत से निकलता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कभी।